तो जेआरएफ का पैसा अगर आपका आएगा तो पहला काम आप क्या करने वाले हैं, वो चलो बाद में सोच लेंगे। अभी मैं आपको 20 टॉपिक बताने वाला हूँ पेपर 1 के बारे में। 1 महीने लगभग एग्जाम को रह गए हैं, आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये 20 टॉपिक कवर कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने सर्च करे हैं कि इनमें लगातार सवाल आ रहे हैं। इनको कैसे भी करके तैयार करके जाओ। देखो, पूरा पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना। और अगर इनमें से 10 सवाल भी आ गए तो कहीं ना कहीं आपका गेम सेट हो जाता है। तो एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाओ। जो भी टॉपिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उनको नोट करना, उनको पढ़ने की कोशिश करना। जो नोट्स हमने दी है उसमें भी कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से है, नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आप कोई और भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला जो टॉपिक है वो है एसडीजीज और एमडीजीज इन इंडिया। अब इसको समझने की कोशिश करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आपको गोल्स याद होने चाहिए, जो उसके अराउंड थीम्स हैं वो याद होने चाहिए, और बेसिक ये तो पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का टॉपिक है तो क्या आने वाला है। और इसमें से लगातार सवाल आते हैं, और वो पॉइंट जहाँ पे भारत सरकार ने बहुत काम करे हैं। तो आपको गोल्स ही सिर्फ याद नहीं करने, इन स्कीम्स में कौन कौन सा स्कीम बना है, जैसे जल जीवन मिशन बना है, कौन कौन सी स्कीम है उसको याद करने की कोशिश करना। ये बहुत बार आता है और आपको देखना है कि ये कैसे आया है, क्या कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, वो सारे फैक्ट्स देखने की कोशिश करना। दूसरा जो टॉपिक है वो है लर्निंग थेरीज। अब लर्निंग के बारे में बहुत सारे थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बताई गई हैं, उनको देखने की कोशिश करना। टीचिंग वाले पार्ट में है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बार मिस कर देते हैं। हमको लगे यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये रट लेते हैं। जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लर्निंग की थेरीज जो बताई गई हैं उनको पढ़ने की कोशिश करना। मटेरियल यूज करना, बेस्ट मटेरियल जो भी है, और नहीं भी है तो गूगल से सर्च करके ये पढ़ने की कोशिश करना। ये बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हर जगह पोल्यूशन के बारे में बातें हो रही हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों के अलावा भी जो टाइप्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे पोल्यूशन होता है, गैसेस के बारे में या ओजोन के बारे में, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत करना। और इससे लगातार सवाल आते हैं। एयर पोल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना। जो अभी मास्क लगाने के बाद जो जो पार्टिकल्स और वो सारी चीजें होती हैं उनको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिजिटल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट लेती है हायर एजुकेशन वाले सेक्टर में, देखने की कोशिश करना कि सरकार बहुत तरह के एक्शंस लेती है कि डिजिटलाइज करना है एजुकेशन को। क्या क्या नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं, नई वेबसाइट कौन से हैं, नया ऐप कौन सा है, कौन ऐप किस काम के लिए है, कौन सी वेबसाइट किस लिए है, और कौन इन चीज़ों को लॉन्च कर रहा है। हायर एजुकेशन में भी अलग अलग है ना, अभी बातें हो रही हैं कि हायर एजुकेशन को एक डिपार्टमेंट बनाना है। तो ये जरूर पढ़ना कि जो भी नए नए इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, जो नई नई पॉलिसीज आने वाली हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं उनको याद करना और पॉलिसीज याद करना, और कोशिश करना जो लेटेस्ट है उनको याद करना, क्योंकि बहुत बार लेटेस्ट वालों को ज़्यादा ध्यान से पूछा जाता है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पांचवा जो पार्ट है वो लॉजिकल रीजनिंग से है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज के बारे में, इनको पढ़ने की कोशिश करना। बहुत बार लॉजिक सेक्शन में क्या होता है, हमको लगता है कि रीजनिंग आएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती हो रही है। और ये टॉपिक बहुत टफ होता है, लेकिन बेसिक तो पढ़ लो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन कौन सा है। एक चार्ट बना लो, वहां नोट कर लो कि फॉर्मल में कौन सा, और एग्जाम्पल्स के साथ याद करने की कोशिश करो। बहुत बार क्या होता है, हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। रट्टा से ज़्यादा आसान है कि थ्योरी को समझ लो, उसके बाद उसको एग्जाम्पल से एक एक एग्जाम्पल अपने मन से बना लो और वो याद करने की कोशिश करो। इस तरह के सवाल आएंगे तो आप हैंडल कर पाओगे। छठवां जो है वो मास कम्युनिकेशन से है, वो है मास कम्युनिकेशन की थेरीज। मैंने पहले आपको लर्निंग थेरीज के बारे में बताया टीचिंग वाले पार्ट में, लेकिन मास कम्युनिकेशन की जो थेरीज हैं वो भी आपको याद करनी है कि मास कम्युनिकेशन में कौन कौन से थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, और वो बार बार सवाल आता है और आएगा भी इस तरह का सवाल। तो ये पार्ट एकदम कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर आप पेपर 2 के लिए 50 100 थेरीज रट रहे हैं तो कम से कम लर्निंग आउटकम वाली थेरीज और मास कम्युनिकेशन वाली थेरीज तो आपको रट लेनी चाहिए। तो मास कम्युनिकेशन की थेरीज का बनाओ, एक पेज में बनाने की कोशिश करो, एक पेज में बना लो, नोट कर लो ये थेरी है, इसने दिया है, इसके बारे में बातें करता है, ये एग्जाम्पल है, उसी तरह से बना के रखोगे तो ये भी याद करना है। अब सातवां जो पॉइंट है वो है रिसर्च स्टेप्स के बारे में। देखो, हम सब रिसर्च में जाना चाहते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हो, तो बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ जॉब करना चाहते हैं। आप सब रिसर्च में जाना चाहते हो तो स्टेप्स तो याद कर लेना। और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं। रटने की कोशिश मत करो यार, सिंपल कहानी के फॉर्मेट में याद करो कि पहला स्टेप क्या करने वाले हो, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और उसको एक पेज में सीक्वेंस में नोट करने की कोशिश करो। उस स्टेप में क्या क्या बातें आती हैं वो भी नोट करने की कोशिश करो, लेकिन इस पे लगातार सवाल आता है। आठवां जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी रिसर्च से है। रिसर्च के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिसर्च के। और रिसर्च के टाइप्स को भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। बहुत बार बहुत तरह के टाइप होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप कहाँ इस्तेमाल होता है। साइंस में ज़्यादा कौन इस्तेमाल होता है, सोशल साइंसेज में कौन सा इस्तेमाल होता है, फिर इथनोग्राफी क्या होता है, केस स्टडी क्या होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये जो कीवर्ड्स है ना, ये याद करने की कोशिश करना है। ये पेपर 1 में बहुत आता है। और ये 20 टॉपिक बताने का गोल ये नहीं कि इन्हीं तक लिमिट कर देना है, आप पूरा पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ये जो 20 पार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इनसे सवाल आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। और एक रूल होता है 80-20% रूल, कि 20% पार्ट ऐसा होता है जहाँ से 80% सवाल आते हैं। तो ये 20% पार्ट है जहाँ से 80% सवाल आने की पॉसिबिलिटी है, तो ये पढ़ने की कोशिश करो। नौवां जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टीचिंग्स के टूल्स के बारे में।
अब टीचिंग वाले पार्ट में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से टूल्स होते हैं, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होता है, और अभी तो कंप्यूटर और टीचिंग को कनेक्ट करके भी बहुत तरह के सवाल बनते हैं, तो उनको भी लिंक करने की कोशिश करना। टीचिंग के जो भी टूल्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करना। 10वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉजिकल रीजनिंग से प्रोपोजिशन और सिलोजिज्म, ये याद करने की कोशिश करना। मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है और ये होता भी डिफिकल्ट है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप बीआरएफ करना चाह रहे हैं, अगर आप केवल नेट करना चाह रहे हैं, चलो ठीक है, 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो ये पार्ट पढ़ लेना यार, ये पार्ट पढ़ने का फ़ायदा तो है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं और आप उन लोगों में से होंगे जो इस तरह के सवाल कर पाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इफर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तब भी कुछ बेसिक तो पढ़ के जाओ ये। अब 11वां जो पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन सेक्शन को बहुत बार हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा थेरेटिकल है। मतलब जो भी पेपर 2 आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सब्जेक्ट का होगा, लेकिन कम्युनिकेशन वाले पार्ट जो होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, तो इसको वैसे ही पढ़ने की कोशिश करो। जो भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे कैसे कम्युनिकेशंस होते हैं, कम्युनिकेशंस की थेरीज तो हमने पहले ही बता दी, तो उनको पढ़ने की कोशिश करो, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो, और अगर याद नहीं होता तो बार बार एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो, वहां से आप बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं। 12वां जो टॉपिक है वो भी कम्युनिकेशन से है कि डिजिटल मीडिया के बारे में जो जो नई नई चीज़ें आ रही हैं और डिजिटल मीडिया की थेरीज कौन कौन सी हैं उनको पढ़ने की कोशिश करना। फिर नैरेटिव कैसे बनते हैं, प्रोपेगेंडा, इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत डिबेट चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। तो डिजिटल मीडिया में कौन कौन से मीडिया हैं, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, कौन कौन सी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों को लेके, उसको पढ़ने की कोशिश करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी लगातार सवाल आते हैं। अब बातें आती हैं 13, 14, 15 के बारे में। ये तीनों कंप्यूटर वाले सेक्शन से हैं जो कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन के बारे में है। पहला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ लेना, कंप्यूटर्स की जनरेशंस भी पढ़ना है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, अभी जो लेटेस्ट बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, क्या क्या पर्पस होता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करो। दूसरा, कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं वो पढ़ने की कोशिश करना है। ये 14वां पॉइंट है जो आपको पढ़ना है कि कौन सी जनरेशन कब इवॉल्व हुई, कौन इनिशियल बनाने वाले थे, लेटेस्ट कौन सा बन रहा है, कौन सी कंट्री ने क्या बनाया है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। 15वां जो टॉपिक है वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, जो भी वायरसेस से संबंधित है, मालवेयर है, जो भी नई नई चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं, कौन सा अटैक हुआ है, चाइना ने कहाँ करा है, पाकिस्तान ने कहाँ करा है, इंडिया का कौन सा चीज़ें प्रभावित हुई हैं, और वो की नेम याद करने की कोशिश करना। हम लोग केवल इवेंट याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको क्या बोला गया है, कौन सा टेक्निकल नाम है, वो लेने की कोशिश करना, और इसका कलर्ड पिक्चर रखने की कोशिश करना। और कोशिश करना कि जैसे मान लो कि अगर आप मैलवेयर ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करें, तो लेटेस्ट जो अटैक है, लेटेस्ट जो खबर है, उसका क्लिक करके उसको, उसका फोटो देखने की कोशिश करना, उसको याद करने की कोशिश। तो अभी तक मैंने आपको 15 टॉपिक बता दिया। 15 में से आपको बार बार 15 तो पढ़ने हैं, 5 मैं आपको और बता रहा हूँ उनको भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है यार, पढ़ोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं आप एग्जाम निकाल पाओगे, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। अब 16वां और 17वां जो पॉइंट है वो हायर एजुकेशन सेक्टर से है। 16वां जो पॉइंट है कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ थी इंडिपेंडेंस से पहले वाली, खासतौर पे आप अभी मैकाले के बारे में बात चल रही है, वुड्स डिस्पैच के बारे में बातें चल रही, ये पूरा ट्रैक करना कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उसके पहले जो जो मेन मेन थेरीज थी, मेन मेन कमीशंस थे, उनके बारे में पूरा रट लेना भाई, वो आता है। उसके बाद 17वां जो पॉइंट है, एजुकेशन पॉलिसीज़ इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी रही हैं, कोठारी कमीशन हो गया, नई एजुकेशन पॉलिसी हो गई, 1986 का हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और नई एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी कैसे कैसे स्कीम्स हैं, कैसे +2 +3, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये याद करने की कोशिश करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हमारे पास 3 और बचते हैं। 3 में से जो 18वें नंबर का है वो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैसे होते हैं, कहाँ से क्या मिलता है, इंडिया में कौन कौन सा अबंडेंट है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। और जो भी चीज़ें बेस्ट मिलती हैं, मान लो कि हम गोल्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, किसी और नेचुरल रिसोर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, वो बेस्ट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे भंडार है, क्या है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करना, ये काफ़ी कनेक्टिंग है। और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अभी न्यूक्लियर के बारे में डिबेट चल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर को प्राइवेटाइज करने के बारे में बातें चल रही। 19वां जो नंबर है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। सीधे पॉइंट डालना है, गूगल पे डाल लो या मेरी नोट्स में जाके सर्च कर लो, वहां से जो जो मिलेगा उसको पढ़ने की कोशिश करना। और की वर्ड्स याद करना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, केवल रट्टा मार के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बहुत बार की वर्ड्स आते हैं। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है 19वां पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट है वो है एथिक्स इन रिसर्च। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के वक्त में, रिसर्च में एथिक्स के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। जो भी एआई टूल्स आ रहे हैं वो रिसर्च को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, उनके बारे में। कौन कौन से एआई टूल हैं जो रिसर्च के बारे में चीज़ें कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी हासिल करना। तो अभी तक हमने आपको 20 टॉपिक बताए हैं पेपर 1 से, जो आपको पढ़ने ही हैं। अगर आपने नोट नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ भी लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है जिसको आप बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत कम पेजेस में 200-240 पेज में हमने नोट्स कंपाइल करने की कोशिश करी है, 7-8 चैप्टर्स की। और वो भी वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं नोट्स को। तो वो नोट्स अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करने की कोशिश करो। जस्ट जेआरएफ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करो। और इसी तरह की वीडियोस आप लोग को मिलते रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मौजूद है। तो कमेंट करो, मैसेज करो जिसको भी नोट्स चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करो कि आप कौन से सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं,
और कितने % चांस हैं कि आप ये एग्जाम निकालने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय